हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है। और बच्चों, जो ये त्रिभुज चैप्टर है इसमें हम लोग समरूप और भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जो है सूचना सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले त्रिभुज के बेसिक बातों को। ठीक है। त्रिभुज के बेसिक बातों को समझने के बाद हमें थोड़ा समरूप को समझना पड़ेगा। तब अगर इतना हम समझ जाते हैं तो इस जो है प्रश्नावली के सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, इन सब सारी चीजों की जो है पूरा एक्सप्लेनेशन। देखिए, तो अगर बात करें त्रिभुज की तो आपको त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज कोई हो गया ए बी सी, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है। यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसका जो योगफल है ये 180 अंश होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतः कोणों का जो योग है 180 अंश होता है। ये आपकी पहली बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात क्या है, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का योग, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा का योग, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ये याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से जो है बड़ा होगा। अब तीसरी भुजा से बड़ा होगा इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये भुजा स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है। ठीक है। तो चाहे जिसको जोड़ दीजिए, तो ए और बी को अगर जोड़ेंगे तो सी से ज्यादा होगा, या बी और सी को जोड़ेंगे तो वो ए से ज्यादा होगा, या ए और सी को जोड़ेंगे तो बी से ज्यादा होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा बड़ा होगा। तो ये त्रिभुज की कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये आपको याद हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर हम त्रिभुज के प्रकार की बात करें, ठीक है, देखिए, तो पहला आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा इसमें जानना है। अब बाकी अगर आप इसका कंप्लीट डीप नॉलेज जानना चाहते हैं तो उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, देखिए, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। अच्छा, तीनों भुजाएं असमान होंगे तो क्या होगा, तीनों कोण भी असमान होंगे। तो तीनों कोण क्या होंगे, ये भी असमान होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीनों कोण असमान होंगे तो तीनों के तीनों शीर्ष लंब और माध्यिका, शीर्ष लंब और जो माध्यिका है ये भी क्या होंगे, ये भी आपके असमान हो जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी असमान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब इसके अगर हम थोड़े से चित्र की बात करें तो इसका एक चित्र आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है, और सपोज इसकी भुजा हम अगर मान ले, ये मान ले ए बी सी, तो तीन भुजाएं हैं, कौन कौन है, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी एंड डज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। इसके साथ ही, ठीक है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही होता है एक विषम बाहु त्रिभुज की कुछ खास बातें। अच्छा, तीनों कोणों के योग की बात करें, ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी, ये कितना होगा, 180 होगा। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 ही होगा, चाहे वो जैसा त्रिभुज हो। ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज आपको याद रहेगा। ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और क्या साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ बिल्कुल सही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, ये जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत काम करेगा आपको यहां पे। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है। और अगर दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। ठीक है, दो कोण भी इनके क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, दो कोण समान होते हैं। और इसके साथ ही यहां से, ठीक है, जो माध्यिकाएं निकलेंगी, माध्यिकाएं ये भी समान होंगी। ठीक है, माध्यिकाएं और इसके साथ शीर्षलंब ये भी समान होंगे अगर वहां से निकलते हैं तो। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम समझा जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई हो गया आपका समकोण त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, नाम मान लें इसका ए बी सी। अब देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ए बी और ए सी बराबर है। कौन बराबर है, तो ए बी और ए सी ये बराबर है। तो बताइए ए बी के सामने कौन है, तो ए बी के सामने कोण सी है। ए सी के सामने कोण कौन है, तो बी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। यही खास बात है समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी इनके बराबर होंगे। कैसे होते हैं आप लोगों ने देख लिया, कोई समस्या। अब आएगा समबाहु त्रिभुज। तीसरा आएगा समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अगर तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण क्या होंगे, वो भी समान होंगे। तीनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान। अच्छा, तीनों कोण समान कितने कितने डिग्री के, 60-60 डिग्री के तीनों के तीनों कोण होंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी तीन माध्यिकाएं हैं तो तीनों माध्यिकाएं, ठीक है, इसके साथ शीर्षलंब, तीनों माध्यिकाएं और शीर्षलंब ये भी क्या होंगे, तो ये भी आपके समान होने वाले हैं। तो इतनी बातें आपको जो है याद रखनी है समबाहु त्रिभुज में। चित्र की बात करें तो आप कोई सा भी चित्र ऐसे बना सकते हैं। इसका नाम मान लीजिए ए बी सी। तो जो भुजा ए बी है बराबर होगा बी सी के, अब बराबर होगा ए सी के। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है ना। और तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी अब बराबर कोण सी। अब तीनों कितने कितने डिग्री के, तीनों हो जाएंगे 60-60 डिग्री के। ठीक है, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज और इसकी कुछ खास बातें। कोई समस्या बच्चों? ठीक है, इतनी बातें हो गई, चलिए मिटा दें इसको। अब बच्चों एक अंतिम आता है समकोण त्रिभुज, चौथा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश, जिसका एक कोण समकोण, जिसका एक कोण समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो 90 डिग्री से क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और देखिए समकोण में सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा थ्योरम है,
पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब इसको थोड़ा सा आप अगर समझना चाहें तो देख लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया आपका, आप जानते हैं इसको बोला जाता है लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। देखिए तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को जो है वो कर्ण बोला जाता है। इस बात को आप भली भांत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे जो है समरूप त्रिभुज को, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज। देखिए अब समरूप त्रिभुज, तो भाई दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि कब होंगे, देखिए पहला जब उनके दो कोण समान, जब उनके दो कोण समान हों तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे जब उनमें हम दो कोण अगर बराबर कर दें, कितने कोण, दो कोण। तो अगर दो त्रिभुजों में दो कोण हम बराबर कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे समरूप, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। देखिए दो शर्त आ गया कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके दो कोण क्या हो, समान हो। उनके कितने कोण समान हो, उनके दो कोण समान हो, ठीक है। और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो। और तीसरी बात क्या होगी, तीसरा होगा दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात तथा उनके बीच का कोण समान, उनके बीच का कोण समान हो। ये तीन बातें हैं, ठीक है। ये केवल तीन ही बातें हैं जिसके द्वारा हम जो है किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, और इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी, इसका नाम मान लेते हैं पी क्यू आर। अब अगर ये समरूप होंगे तो क्या करा है, उनके दो कोण समान हो। तो दो कोण का मतलब ये है इनके कोई भी दो कोण समान होने चाहिए। जैसे कोण ए मान लीजिए पी के बराबर, कोण बी और कोण क्यू के बराबर, ठीक है। अगर बच्चों दो कोण इनके बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, ऐसा हो गया तो हम कहेंगे समरूप, ठीक है। मतलब अगर दो त्रिभुज हैं और उनके दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए तो वो समरूप हो गए। इस कसौटी का नाम क्या होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं ए कसौटी, यानी कोण कोण कसौटी। ए का मतलब है अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, इसे बोलते हैं ए कसौटी, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उसका मतलब क्या है, तो तीनों भुजाओं का यानी ए बी बटे पी क्यू, देखिए क्या आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू, फिर इसका बी सी बटे क्यू आर, तो ये हो गया बी सी बटे क्यू आर। फिर अंतिम कौन है, ए सी बटे पी आर, तो हो गया ए सी बटे पी आर। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब भी वो क्या होंगे, तब भी वो क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, इस कसौटी का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं एस 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 कसौटी, ठीक है। एस एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, तो एस 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 कसौटी बोला जाता है इसको,
ठीक है, ये दो बातें हो गई। और तीसरी अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तीसरी बात, तीसरी देख लीजिए आप लोग, तीसरी क्या है? तो तीसरी में कहा जा रहा है, ठीक है, कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण। तो मान लेते हैं कि ए बी और पी क्यू, अब बी सी बटे क्यू आर, ये दो भुजाओं का अनुपात हम मान लेते हैं कि बराबर है। तो देखिए ए बी और बी सी के बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है कोण बी। अब पी क्यू और क्यू आर के बीच में कौन आ रहा है? क्यू। तो कोण बी और क्यू भी बराबर होना चाहिए, उनके बीच का कोण। ऐसा है तो हम लोग कहेंगे, ठीक है, यस ए एस कसौटी से, यस ए यस कसौटी से, ठीक है, ये त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। एक बात और, जैसे मान लीजिए, ये आपको सवाल में बड़े हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई चित्र हो गया, ठीक है, सपोज ए बी सी, अब मान लीजिए यहां है पी क्यू आर, ये हो गया। अगर हम कहें कि कोण ए जो है सपोज आर के बराबर, अब कोण जो बी है वो क्यू के बराबर है। देखिए, तो कोण ए बराबर कोण हो गया आर, अब कोण बी बराबर हो गया कोण पी। तो बच्चों अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा तो अपने आप हो जाएगा। तीसरा कौन बचा? सी बचा। तो सी जो है ऑटोमेटिकली जो है, अब कौन बचा? देखिए, तो पी और आर खत्म हो गया, क्यू के बराबर होगा। देखिए, अगर दो समान हम सिद्ध कर दिए तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो अगर ए जो है आर के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली सी जो है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो सी है वो बराबर हो जाएगा। ये बच्चों क्यू है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। ए जैसे आर के बराबर, ठीक है, बी मान लीजिए पी के बराबर हो गया, तो सी किसके बराबर होगा? सी क्यू के बराबर हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है, इसको आप मान लीजिए क्यू, इसको पी माना गया है ना, तो सी जो है बी किसके बराबर? तो क्यू पी के बराबर, इसको पी माने हैं, इसको हम मान ले रहे हैं क्यू। तो कुल मिला के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब त्रिभुज का नाम क्या लिखें? ठीक है, सबसे बड़ी समस्या, त्रिभुज का नाम क्या लिखें? देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। पहला वाला आप अपने मन से लिख सकते हैं, अब दूसरा, अब उस तरफ कैसे लिखे? देखिए, तो त्रिभुज लिख दीजिए। अब ये बताइए कि ए लिखे हैं पहले, तो ए लिखे हैं पहले, तो ए किसके बराबर है? आर के, इसलिए पहले आर लिखा जाएगा। फिर बी दूसरे नंबर पर है, तो बी के किसके बराबर है? पी के, तो पी हो जाएगा। ठीक है, फिर सी किसके बराबर है? क्यू के, तो ये क्यू हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? लिखने का मतलब ये होता है कि जो एंगल ए है वो आर के बराबर होगा, और जो एंगल बी है वो पी के बराबर होगा, और जो एंगल सी है क्यू के बराबर होगा। यानी पहला वाला कोण पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला कोण दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला कोण तीसरे वाले के बराबर। इस पैटर्न का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोण पता है तो क्रम से लिखिएगा, अन्यथा वो गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, समरूप में आ गया। अब जैसे अगर आपसे कहें कि बहुभुज, कोई भी बहुभुज समरूप कब होते हैं? बहुभुज का मतलब होता है बच्चों जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो कोई भी बहुभुज समरूप कैसे होगा, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, देखिए, तो अगर कोई बहुभुज समरूप होता है उसकी शर्तें क्या? देखिए, उनके सभी कोण बराबर होने चाहिए। सभी कोण क्या हो? बराबर। कोई भी बहुभुज समरूप होता है यदि उसके सभी कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। दूसरी बात, कोण बराबर होने के साथ साथ सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर।
ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके सभी कोण आपस में बराबर हो और सभी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर ऐसा है तो वो जो है बहुभुज होगा। अब कुछ उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए जैसे पहला उदाहरण की बात करें तो सभी जो वर्ग होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों? वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसके बाद सभी जो वृत्त होते हैं, सभी के सभी वृत्त भी क्या होते हैं? वो समरूप होते हैं। फिर सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? ये भी समरूप होते हैं। ठीक है, और सभी सरल रेखा और रेखाखंड समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी सरल रेखा और रेखाखंड भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद कुछ बेसिक बातें, जैसे माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है? देखिए माध्यिका क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? तो त्रिभुज में जो है 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, इसका मतलब यह है। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, इनको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बाय द फिगर या आर्ट से समझ लिया जाए। देखिए जैसे अगर हम ये बना दिए कोई त्रिभुज, इसका नाम रख दिए PQR और ये माध्यिका गिरा दिए M। देखिए अगर माध्यिका जिस भुजा पे पड़ती है उसे 2 समान भागों में बांटती है, यानी QM और MR क्या होगा? बराबर। तो QM और MR बराबर होगा, तभी जो है हम PM को क्या कहेंगे? तभी हम कहेंगे PM को माध्यिका। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों कि माध्यिका जिस भी भुजा पर पड़ती है उसे 2 समान भागों में बांटती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बात का बहुत ज्यादा यूज है हमारे इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो माध्यिका जिस भुजा पे पड़ती है उसे 2 समान भागों में बांटती है। इस बात को आप लोग बखूबी ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब बात करें शीर्षलंब की। तो शीर्ष लंब की, ठीक है, अब शीर्ष लंब का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए तो शीर्ष लंब की बात करें तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसका नामकरण कर दिए ABC, और अगर ये
सामने वाली भुजा पे लंब है, सपोज ये लंब है AM, अगर AM लंब है BC पर तभी हम AM को क्या कहेंगे, AM को कहेंगे शीर्ष लंब कहेंगे, ठीक है। और शीर्ष लंबों की संख्या कितनी होती है, तो त्रिभुज में जो है 3 शीर्ष लंब होते हैं, ठीक है। एक बात अगर आप और समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। क्या समझ सकते हैं, देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब समान होते हैं, यानी समान लंबाई के होते हैं। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना, याद हो जाएगा। एक विशेष समस्या बच्चों को होती है, देखिए अंतिम टॉपिक है सर्वांगसम और समरूप में अंतर। सर्वांगसम और समरूप में अंतर, इस टॉपिक में बच्चों को विशेष समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर, इसमें अक्सर बच्चे समस्या में रहते हैं। देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान, मतलब सर्व अंग समान का मतलब है कि तीनों कोण बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, ठीक है। तीनों संगत भुजा भी बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सर्वांगसम, ठीक है। अब लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है। देखिए समरूप में तो ठीक है कि तीनों कोण बराबर होंगे, समरूप में तीनों कोण बराबर होंगे, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। हां, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, न कि भुजाएं। देखिए छोटी सी बात करें तो जैसे आप लोगों ने पंखा देखा होगा, ठीक है, तो पंखे के तीनों ब्लेड आपस में समान आकार के होते हैं, तो वो समरूप भी होंगे सर्वांगसम भी होंगे। देखिए समरूप में क्या है, ठीक है, कि जैसे ये कोई छोटा सा त्रिभुज है, ठीक है, और इसका कोण ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 110, तो छोटा सा है। और अगर हम ये कोई बड़ा सा त्रिभुज बना दिए, ठीक है, इसकी भुजा ये 30 कोण 30 है, ये कोण 40 है और ये 110 है, ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि समरूप में हमें बस कोण से मतलब है, न कि उसके आकार से। समरूप आकृतियों में कोई आकृति छोटी हो सकती है, कोई आकृति बड़ी हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम में जैसे अगर हमारी उंगली है, ठीक है, और इसको रखते हैं तो ये पूरा ढकना चाहिए, ठीक है। तो सर्वांगसम में ध्यान रखिएगा, समरूप में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आकृतियां जो हैं ये छोटी बड़ी हो सकती हैं। समरूप में आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्वांगसम में जो है आकृतियां एकदम समान आकृति की होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आकृतियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सर्व अंग समान। जैसे आप कोई कॉपी खरीदते हैं, कॉपी के सारे पन्ने समान साइज के होते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देखिए सारी बेसिक बातें जो है कवर कर ली, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अगले प्रश्नावली में, जब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो उसमें प्रश्नावली जो है 6 का प्रमेय 6.1, 6.2 और प्रश्नावली 6.1 भी जो है समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।